जो फसल उगा रहे हैं उसका पोषक तत्व प्रबंधन, उसमें जल प्रबंधन, उसमें खरपतवार प्रबंधन, उसमें कीट और बीमारियों का प्रबंधन। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि पिटारा में बांदा से साकेत अस्सी। इस समय कृषि महाविद्यालय बांदा में हम आ पहुंचे हैं। खासकर बांदा कृषि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं हमारे बुंदेलखंड के लिए, किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। हम उसी क्रम पे आज जो है कृषि विश्वविद्यालय के जो मृदा विज्ञान के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर जगन्नाथ पाठक जी, उनसे बात करेंगे और वो हमारे किसानों को अपने दिशा निर्देश के क्रम पे किस मृदा पर और किस फसल के लिए कौन सी मृदाएं अनुकूल होती हैं, इसके संबंध में वो वार्ता करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे संस्थान को आपने टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी सर प्रथम हम बुंदेलखंड की बात करें अगर जी तो बुंदेलखंड में हमारे सिंचाई का बहुत अभाव है और यहाँ फसलों के चयन को लेकर के किसान जो है ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं। जानकारी के अभाव के कारण जो है वो फसल तो बोते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। आप मृदा विज्ञान के जो है विभागाध्यक्ष हैं, इस पर विश्वविद्यालय की क्या खोज है और किसानों के लिए क्या निर्देश है सर? देखिए, जहाँ तक मृदा विज्ञान विभाग बांदा कृषि औद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा की बात है तो यहाँ पर हम बताएंगे कि हमने जो मृदा का विश्लेषण किया है उसका मृदा का पीएच मान सामान्यतः 8 से ऊपर है, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है। यानी क्षारीय प्रवृत्ति की बांदा की ज्यादातर मिट्टियाँ हैं जी। यानी पीएच को थोड़ा नीचे करने के लिए उसमें भूमि सुधार करने की आवश्यकता है और भूमि सुधार में गोबर की खाद, हरी खाद का प्रयोग करना है। जहाँ तक हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड में 4 प्रकार की मृदाएं हैं। एक तो काली मिट्टी जो कि 2 प्रकार की है, मार और काबर, और दूसरी है पीली मिट्टी जो 2 प्रकार की है, पड़ुआ और राकर। इनमें जो काली मिट्टी है, जो मार और काबर है, ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है जी। इसमें सभी प्रकार की फसलें हो सकती हैं क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है और क्ले कंटेंट भी ज्यादा होता है और इनकी गहराई भी ज्यादा होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ खोदेंगे तो जहाँ पर राकर और पड़ुआ मिट्टियाँ 1 फीट 2 फीट पे ही समाप्त हो जाएंगी, नीचे मोटी परत आ जाए, मतलब कंकड़ की परत आ जाएगी, लेकिन इसमें काफी नीचे तक आपको मिट्टी मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काली मिट्टी है वो अत्यधिक उपजाऊ है और इसे सभी फसल के लिए उपयुक्त है। सिर्फ आलू है, जैसे कंद वाली फसलें हैं, आलू है, शकरकंद है, गाजर है, इनकी खेती थोड़ा कम हो सकती है, बाकी सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त पाई गई जी। बिल्कुल। अच्छा सर, जो है अगर बात की जाए बुंदेलखंड में तो बुंदेलखंड में कौन सी मृदा किस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? देखिए, पहले जो बुंदेलखंड की में कॉटन की भी खेती होती थी, कपास की खेती जी। तो यहाँ पर ये जो काली मिट्टियाँ हैं वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। अर्थात इसमें गन्ने की भी खेती हो सकती है जो अब नहीं होती है, लेकिन इसमें मक्का भी अच्छी हो सकती है, दलहनी फसलें जैसे चना है, मटर है, मसूर है, और अगर आप बांदा में देखेंगे अतर्रा क्षेत्र में तो धान की भी खेती बहुत अच्छी हो रही है। इवन बबेरू साइड में भी धान की खेती काफी आगे निकल चुकी है। तो मैं लगभग यही है कि काली मिट्टी हर प्रकार से हर मिट्टी के लिए, हर फसल के लिए उपयोगी है और उपजाऊ है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हर किसान के पास काली मिट्टी तो नहीं है और ना वो ला सकता है ना बना सकता है। तो जो पड़ुआ और राकर मृदाएं हैं उनमें भी फसलें उगाई जा सकती है प्रबंधन के साथ जी। प्रबंधन से अभिप्राय ये है कि जो फसल उगा रहे हैं उसका पोषक तत्व प्रबंधन, उसमें जल प्रबंधन, उसमें खरपतवार प्रबंधन, उसमें कीट और बीमारियों का प्रबंधन करके एक बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि प्रबंधन एक ऐसा अंग है कृषि का जिसमें कम से कम संसाधनों से अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभ लिया जा सकता है। तो अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि जो है यहाँ कई प्रकार की मृदाएं हैं जी। पड़ुआ एक आपने नाम लिया, संभवतः क्योंकि ग्रामीण अंचल से मैं भी जो है जुड़ा हुआ हूँ तो पड़ुआ शब्द जो है सुन करके मुझे वो हुआ कि पड़ुआ जमीन कहते हैं उपजाऊ नहीं होती है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो है उसमें क्या किसान को करना चाहिए? देखिए, पड़ुआ मतलब जैसे क्या होता है, उसमें
कंकड़ जैसे छोटे छोटे ढेले रहेंगे, जो अगर लंबे समय तक खेती करेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाते हैं। तो इनका प्रबंधन अगर हम देखें तो किसान के स्तर से सबसे अच्छा प्रबंधन किसी मिट्टी का है तो गोबर की खाद का प्रयोग करें। जी, गोबर की खाद जो कूड़ा होता है उसका, और हरी खाद अगर उसके पास थोड़ा भी संसाधन है कि मान लीजिए 10 बीघे की खेती है उसके पास, तो 2 बीघे में एक बार हरी खाद लगा के और अगली बार रबी की फसल कर ले, ऐसे चक्र चलाता रहे। मतलब हमारे दर्शकों को सर जो है इस पर बताएंगे हरी खाद से तात्पर्य। हरी खाद से तात्पर्य ये है कि जैसे ढैंचा है, सनई होती थी पहले जिसकी सन की खेती, जिसकी रस्सियां बनती थी, और इसके अलावा उड़द है, मूंग है, लोबिया है, इन फसलों को बुआई करने ज्यादा बीज दर के साथ, यानी अधिक मात्रा में बीज डालें और इनको फूल आने से पहले, या मोटे दूसरे शब्दों में कहें कि घुटने तक आने से पहले उसकी मिट्टी में पलटाई कर देना चाहिए। तो जब पलटाई कर देते हैं तो उससे मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ की मात्रा जो बढ़ जाती है और वो मिट्टी की संरचना को सुधारने में, यानी मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 तरह के जो गुण होते हैं, तीनों में बेहतरी लाने में परिवर्तन करता है बहुत, और सकारात्मक दिशा में, ऐसा नहीं कि नकारात्मक परिवर्तन। और सर जो है जैसे बात की जाए जो है जलवायु पर, जो है मृदा पर जलवायु का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से इसको नकारा नहीं जा सकता। जहाँ की जैसी जलवायु होगी वहाँ वैसी मृदाएं होगी। जैसे कि आप देखेंगे तो राजस्थान में बहुत सूखापन है, तो वहाँ की मिट्टियाँ सूखी हुई, यानी उनमें बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की मात्रा नहीं है, एरिडी सॉइल ऑर्डर की मिट्टियाँ होती हैं। इसी प्रकार से जो अपना बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पर आप देखेंगे तापक्रम बहुत ज्यादा रहता है, और उस तापक्रम में जो मिट्टी की आत्मा होती है कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक कार्बन जिसे कहते हैं, अगर वो नहीं है तो मिट्टी कभी उपजाऊ नहीं हो सकती। तो अधिक तापक्रम के चलते बुंदेलखंड की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्षीण हो जाती है, क्योंकि वो पानी के साथ घुल करके वाष्प के रूप में उड़ जाती है या डिजॉल्व होकर के नष्ट हो जाती है। तो जलवायु का निश्चित रूप से असर पड़ता है मिट्टी पे, क्योंकि आप जानते हैं जो मिट्टी है वो उपजाऊ तभी होगी जब उसमें सूक्ष्म जीव होंगे, और सूक्ष्म जीव के लिए एक उपयुक्त वातावरण चाहिए। हर सूक्ष्म जीव को एक टेम्परेचर, तापक्रम चाहिए, एक नमी की मात्रा चाहिए, ऐसी जो चीजें चाहिए वो वातावरण से प्रभावित होंगी तो वो सूक्ष्म जीव प्रभावित होंगे, और सूक्ष्म जीव प्रभावित होंगे तो मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता भी प्रभावित होती है। तो निश्चित रूप से जलवायु का असर मिट्टी के प्रबंधन और उसके उत्पादकता पर पड़ता है। जी बिल्कुल सर, आपने बताया। ऐसा जैसे किसानों के फसलों के लिए मृदा का उपयोग किसान कैसे करे, वो कैसे जाने कि जो है मुझे इस मिट्टी पर किस फसल का जो है चयन करना चाहिए, बुआई करना चाहिए? देखिए, जैसा अभी हमने पूर्व में भी बताया, मिट्टी का जैसे चयन करने का विकल्प तभी है कि जैसे जो काली मिट्टी है उसमें कंद वाली फसलें आसानी से नहीं हो सकती, लेकिन सब्जी फसलें, धान की फसल, चने की फसल, गेहूं की फसल, मक्का, ये सारी फसलें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कोई गंभीर समस्या नहीं है कि बुंदेलखंड में ये फसल नहीं हो सकती है। आप देखेंगे कि महोबा के कुछ क्षेत्रों में मूंगफली की भी खेती हो रही है, यानी ऐसी सारी फसलें हो सकती हैं। बस जहाँ जरूरत है वहाँ थोड़ा प्रबंधन करने की जरूरत है, प्रबंधन से सब कुछ संभव। जी, जैसा कि आपने बताया कि जो है जलवायु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर जो है खासकर जो है बुंदेलखंड में जलवायु तो वैसे भी विषम रहती है, अगर जलवायु मृदा के जो है या जो है प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, और किसान जद्दोजहद पर परेशान होता है, तब उस पर जो है सुधार कैसे करे, किसान उस पर कैसे उपजाऊ युक्त फसल का चयन करे? देखिए, ऐसा है कि जलवायु किसान के बस में नहीं जी, जलवायु किसान के बस में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन ही किसान के बस का बात है। जी बिल्कुल है। तो प्रबंधन ये है कि जैसे तापक्रम अधिक है तो समय में सिंचाई करें, ऐसी फसलें बोए जो सूखा सहनशील हो, कम पानी में ज्यादा उत्पादन दे सके। ऐसी फसलें जब जहाँ पर जलवायु प्रतिकूल होती है वहाँ पोषक तत्व प्रबंधन उसके अनुसार करना पड़ता है, कुछ विकल्प रखने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे आपने एक कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी रणनीति बनाई है वो फेल हो गई तो क्या करेंगे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दूं कि आपने उड़द और मूंग बोया बरसात में और वो फेल हो गया कि अधिक बरसात में, तो आपके पास तिल एक ऐसी आकस्मिक फसल होनी चाहिए कंटिजेंट आपकी, उसको वो करके ले लें। तो इस तरह के विकल्प, अगर आपका
चना फेल हो गया तो मसूर उगा लें। तो ये सब इसी पर कि किसान कितना सक्रिय है और निर्णय कैसे लेता है समय के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जलवायु के अनुसार प्रबंधन करना पड़ेगा। और जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए बहुत जाड़ा हो रहा है, ठंडे में गेहूं की फसल है, कोहरा पड़ रहा है, पाला कर रहा है, तो वहाँ उस समय खेत में पानी लगा दे, उस समय खेत के आसपास धुआं कर दे। तो ऐसी चीजें करके किसान बेहतर उत्पादन ले सकता है। और सर जो है इसके साथ साथ जो है मृदा जो है परीक्षण का भी एक माध्यम है। मृदा परीक्षण जैसे खासकर हम अपने बांदा की बात किया जाए, कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि एकदम सूखेग्रस्त हैं, वहाँ जो है सिंचाई की सुविधा ही ज़्यादा नहीं है। और तो मृदा परीक्षण के अनुसार जो है उस पर चयन कैसे करें, कहाँ किसान पहुँच करके मृदा परीक्षण या मिट्टी का परीक्षण करवाए, उन किसानों की उस पर क्या निर्देश? देखिए, मृदा परीक्षण एक बहुत पोषक तत्व प्रबंधन का महत्वपूर्ण, यानी फसल को उर्वरक या खादों का देने के लिए, प्रबंधन करने के लिए मृदा परीक्षण आवश्यक है। और मृदा परीक्षण के आधार पर अगर कोई भी किसान पोषक तत्व प्रबंधन करता है तो उसको निश्चित रूप से आय होने की संभावना है। तो मृदा परीक्षण का जलवायु से कोई संबंध नहीं, हर मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए, चाहे वो कैसी भी मिट्टी हो, तभी वो बेहतर फसल जो है उगा पाए। तो ये अगर मृदा परीक्षण की बात करते हैं तो जैसे बुंदेलखंड में हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, उस कृषि विज्ञान केंद्र में मृदा परीक्षण की सुविधा है, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे जालौन हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे महोबा हो या बाना हो या चित्रकूट, सभी जगह एक एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वो मृदा परीक्षण पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय भी काम कर रहे हैं। और इन सब से इतर हर जिले में कृषि विभाग है जो उत्तर प्रदेश सरकार का, वहाँ पर भी मिट्टी परीक्षण की सुविधा होती है, लेकिन कुछ जगह नहीं होगी तो वो दूसरी जगह से हो सकता है। जैसे झांसी संभाग है तो झांसी में होगी, बांदा संभाग है तो बांदा में जरूर होगी। तो वहाँ कृषि विभाग से भी करा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से करा सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय से करा सकते हैं। और इन सब के अलावा एक सचल मृदा परीक्षण वैन होती है, यानी एक बस होती है जिसमें मृदा परीक्षण की सारी सुविधाएं रहती हैं। तो ऐसे उर्वरक निर्माता जो कंपनियां हैं जैसे कि इफ्को है, उसकी सचल मृदा परीक्षण वैन को गांव में बुला करके भी मृदा परीक्षण कराया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं हर जगह मृदा इफ्को की सहकारी समितियां हैं, उन सहकारी समितियों से संपर्क करके मृदा परीक्षण वैन को गांव में भी बुला करके एक बार में गांव की पूरी मिट्टी का परीक्षण हो सकता है और जिससे किसान जो है लाभ हो सकता है। निश्चित किसानों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छा टेक्निक है, क्योंकि आधुनिकीकरण जो है एग्रीकल्चर को लेकर के जो है काफ़ी हमारे वैज्ञानिक हैं जो कृषि वैज्ञानिक हैं और किसानों के लिए जो है दिन रात मेहनत करते हैं। मृदा परीक्षण एक भी बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है कि किसानों को पता चल जाएगा कि किस मिट्टी में ये फसल जो है ज़्यादा उपजेगी, जिससे लाभ होगा। सर थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया बहुत बहुत। मैं बांदा से साकेत दोस्ती कृषि पिटारा के लिए। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।